शाम ढल रही है, मैदान पर खिलाड़ियों की परछाइयां लंबी हो रही हैं, लेकिन भारत का सूरज सनी गावस्कर अपनी पूरी चमक के साथ अभी भी विद्यमान है। 50 रुपए प्रतिदिन में पहली कमेंट्री की रेडियो। मुझे याद है कि गरीबी के दिन थे तो निकर पहनकर ही मैं स्टेशन डायरेक्टर के पास पहुंच गया था, ऑल इंडिया रेडियो के पास, कि मैं कमेंट्री करना चाहता हूं और मुझे ज्ञान भी है। उन्होंने कहा कि बॉय सिंपली गेट आउट। मुझे भगा दिया। अब पहले दिन कमेंट्री की, दूसरे दिन अखबारों में छपा कि ये तो क्रिकेट की हत्या है। भारत ही ऐसा देश है जहां हिंदी गलत बोलकर लोग गर्व अनुभव करते हैं। हीलर जब डाइव करने गया तो वो घायल हो गया थोड़ा, तो उसका चलने का तरीका लड़खड़ाने लगा। तो हमारे एक विद्वान खिलाड़ी ने कमेंट्री करते हुए कहा कि उनका चाल चलन खराब हो गया है। कि जब भारत ने ये विश्व कप जीते थे तब हमारे कप्तानों ने उन पुराने खिलाड़ियों को याद नहीं किया जिसके खातिर या जिसके कारण आज वो इस मुकाम पर पहुंचे थे। फिल्मों को जब हम याद करते हैं, बॉलीवुड को याद करते हैं तो अमिताभ बच्चन याद आते हैं, क्रिकेट को याद करते हैं तो सचिन तेंदुलकर याद आते हैं, और जब हम हिंदी क्रिकेट की कमेंट्री को याद करते हैं तो हमें याद आते हैं, हमारे जहन में एक नाम याद आता है, पद्मश्री श्री सुशील दोषी जी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे, और स्वागत करता हूं सर आपका शो में। नहीं, बहुत धन्यवाद, और आपने इतने मधुर वचन मेरे लिए कहे। और मैं ये सच मानता हूं कि जो मुझे प्रेम लोगों का मिला, जैसे आप जैसे गुणी लोग जब इस तरह से बात करते हैं तो मुझे लगता है कि इतने सालों का जो सिलसिला है, पिछले 56-57 साल से जो मैं कमेंट्री कर रहा हूँ और शौकिया तरीके से कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि पैसे के लिए कर रहा हूँ, हमारा व्यवसाय तो कुछ अलग है, लेकिन मोहब्बत के कारण हिंदी की कमेंट्री खास करके इसमें शुरुआती योगदान जो मैंने दिया है, तो मुझे लगता है कि कुछ शायद काम किया होगा। जब आप जैसे लोग मिलते हैं तो अच्छा लगता है। धन्यवाद आपको सर। आपकी कमेंट्री की लाइनें जो थी कि रन बन नहीं रहे हैं, बह रहे हैं, तो मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगा कि हम आपकी कमेंट्री को सुनते नहीं थे, हम जीते थे। और जब वो कमेंट्री चलती थी तो एक पिक्चर सामने चलती थी कि अब जो है सचिन ने कट मारा है, पॉन्टिंग वहां पे डाइव मार रहे हैं और गेंद जो है उनके पास से निकल गई है, और वो जो आपका एक व्याख्यान करने का तरीका था ना, वो जिया जाता था। तो वो चीज जो है ना हमने जिए, तो वो उसको किन शब्दों में तो बयां कर नहीं सकते हैं। सबसे बड़ी चीज जो थी 1968 आपने जब डेब्यू किया था, मुझे लगा था कि 21 बरस के होंगे आप, बोले नहीं 19 बरस के। आई थिंक उस टाइम पे टेस्ट मैचेस में 1500 रुपए फीस होती थी पर प्लेयर पर मैच की। नहीं, 1500 रुपए कहाँ भाई, 50 रुपए प्रतिदिन में पहली कमेंट्री की रेडियो। नहीं, मैं खिलाड़ियों की पूछ रहा हूँ। हाँ, खिलाड़ियों के तो अब आपने बताई दिया, खिलाड़ियों का तो 250 रुपए प्रतिदिन का था। सो आपने ये करियर उस टाइम पे कैसे चूज किया, 50 रुपए पर डे वाला? नहीं, करियर तो तरह से नहीं, जैसे आपको मोहब्बत है क्रिकेट से, ऐसे ही मुझे भी बहुत प्यार था। बचपन से मैं क्या करता था कि एल्बम बनाता था और खिलाड़ियों के फोटो चुरा कर भी लाइब्रेरी से चुरा कर काट कर और चुपके से ले आता था और एल्बम में लगाया करता था, बड़े बड़े खिलाड़ियों के। इतना शौक था। और जैसे बच्चे लोग कहते हैं ना कि अपने बाथरूम में जब जाते हैं तो बाथरूम सिंगर्स जिनको कहते हैं, तो मैं बाथरूम में जाकर कमेंट्री गुनगुनाता था। तो जॉन ऑर्लट कैसे कमेंट्री कर रहे हैं, ब्रायन जॉनस्टन किस तरह से कर रहे हैं, अंग्रेजी में उनकी नकल उन्हीं के शब्दों में और उन्हीं की शैली में बयान करने की कोशिश करता था। तो एक दीवानगी थी कमेंट्री के प्रति और क्रिकेट के प्रति। तो यही शौक मुझे आगे जाकर यहाँ तक ले आया। आप बहुत सारी चीजें सर, हम अब तो चलो मैचेस जो हैं बड़े बड़े ब्रॉडकास्टर आ गए हैं, उनके पास आर्काइव से बहुत सारे वीडियोस भी आते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे कि मैं तो क्रिकेट सम्राट एक बुक आती थी, उसमें 1983 के वर्ल्ड कप फाइनल को पता नहीं कितनी हजारों बार पढ़ा होगा मैंने, तो जीते थे उस तरीके से। मैं थोड़ा सा पुराना एरा में जब जाता हूं तो 25 जून 1932 ये वो तारीख है जब भारत के इतिहास में बहुत कुछ बदलाव हुआ। हमारे जो कर्नल साहब थे उन्होंने टेस्ट मैच में कप्तानी की, और वो बड़ा ड्रामा से शुरू हुई थी चीजें कि पहले वो कैप्टन थे नहीं, फिर वो आए थे, और फिर उसके बाद मुश्ताक साहब 1936 में आए। मैं इंदौर तक आना चाह रहा था उन दोनों के जरिए, क्योंकि अगर हम इंदौर के इतिहास को देखें, होलकर जो क्रिकेट स्टेडियम है और वो
जो हमारे क्रिकेट जहां से होलकर ने जो लेकर आए थे, उनके बाद अगर मैं देखूं तो एक बड़ा नाम आप आते हैं और आपके नाम से क्रिकेट स्टेडियम में कमेंट्री बॉक्स भी है। तो ये जो सफर रहा है, उस सफर को किस तरीके से आप बयां करेंगे, और मुलाकातें आपकी उन लोगों से रही है जो लेजेंड रहे हैं बड़े बड़े? जी, नहीं, मैं सच मानता हूं कि जब आपके इर्द गिर्द इतने प्रेरणा वाले लोग मौजूद हों, जैसे कर्नल सीके नायडू, जब उन्होंने मुंबई के मैदान पर एमसीसी टीम के खिलाफ 11 छक्के और 13 चौके लगाए, तब अंग्रेजों को पता लग गया कि हिंदुस्तानियों में बड़ी खेल की क्षमता है और ये बहुत बड़ा अच्छा क्रिकेट खेल सकते हैं। उसी पारी को देखकर फिर जब उनके कप्तान थे ना, वो जब वहाँ गए वापस, और तो उन्होंने कहा एमसीसी को कि भाई इनको तो टेस्ट मैच का दर्जा मिलना चाहिए, तो वो पारी देखकर टेस्ट मैच का दर्जा भारत को मिला। तो आज जब हम देखते हैं कि 2011 में या 1983 में विश्व कप जीते भारतीय खिलाड़ी, उनका नाम नहीं लेते हैं जिन्होंने ये सीढ़ियां चढ़ने में आपकी मदद की। और आप देखिए, मुझे अच्छा लगा कि विमेंस वर्ल्ड कप जब जीती ना, तो लड़कियों ने पुराने खिलाड़ियों को बुलाया, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस बात को मुझे फिर याद आया कि जब भारत ने ये विश्व कप जीते थे, तब हमारे कप्तानों ने उन पुराने खिलाड़ियों को याद नहीं किया जिसके खातिर या जिसके कारण आज वो इस मुकाम पर पहुंचे थे। जी, जैसे आपने जिक्र किया ना ये वाला, मेरा सवाल था ये, और मैं थोड़ा अलग तरीके से पूछना चाह रहा था। हमने फिल्मों में देखा धोनी मार रहा है, माही मार रहा है, लेकिन शुरुआत तो कर्नल माररा से हुई थी जब घंटाघर की घड़ी तोड़ दी थी 11 छक्के वाली पारी, और उसी पारी को देखकर ही था कि भारत अब टेस्ट क्रिकेट के लिए तैयार है, और बड़े जबरदस्त वाली चीजें वहां पे रही थी। और आपने तो नायडू सर को और मुश्ताक साहब को खेलते भी देखा है? हाँ जी, हम नायडू साहब को खेलते हुए तो नहीं देखा, लेकिन उनका इंटरव्यू मैंने किया था, और उस समय स्पोर्ट्स एंड पास टाइम पत्रिका छपती थी। उनका जो मुखपृष्ठ था उस पर स्टोरी मेरी छपी थी कि, और फिर इलस्ट्रेटेड वीकली में मैंने एक लेख लिखा था उसी वक्त के, आई एम स्टिल नॉट आउट सीके। वो शायद आखिरी उनका इंटरव्यू था मेरे साथ। उसके बाद वो रहे नहीं, लेकिन भारतीय क्रिकेट का एक बहुत बड़ा किला तब ढह गया था। देखिए, दूसरी बात ये भी है कि मुश्ताक साहब की आपने बात की, वो मेरे घर के बहुत 100 यार्ड्स की दूरी पर रहते थे और वो मुझे बहुत प्रेरित करते थे। एक बार तो उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, तुम्हारी आवाज़ इतनी मीठी है कि मुझे भेजा है क्रिकेट खेलने के लिए, लता मंगेशकर को भेजा है गाना गाने के लिए, और तुम्हें सुशील दोषी याद रखना भेजा है ईश्वर ने क्रिकेट कमेंट्री हिंदी की करने के लिए। तो ये मैं कभी भूलता नहीं। और बड़े खिलाड़ी, बड़ा सोच और बच्चों के लिए अच्छा सोचना, ये तमाम चीज़ें पहले बहुत हुआ करती, निस्वार्थ भाव से युवकों को आगे बढ़ाना। तो ऐसी जगह से जब आप आते हैं ना, तो प्रेरणा से आगे बढ़ते हैं और बहुत फुर्ती से बढ़ते हैं, क्योंकि आप में उत्साह जनित होता है कि ऐसे लोग आपके पीछे हैं, ऐसे लोगों का आशीर्वाद है। जगह जगह कहते भी रहते थे कि ये बच्चा, इसकी आवाज़ अच्छी है, इसके हिंदी का नॉलेज अच्छा है और इसका क्रिकेट का ज्ञान भी अच्छा है। मैं इस चीज में थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, जैसे बताया सर ने कि सीके नायडू साहब की बातें की, मुश्ताक साहब की बातें की। 1968 वो साल था जब इतिहास चेंज हुआ है भारतीय क्रिकेट में हिंदी कमेंट्री का, क्योंकि जनक आप हो, और ये बात बड़े प्राउड के साथ आज कह सकता हूं कि मैं आज हिंदी कमेंट्री के जनक के साथ बैठकर वो बातें शेयर कर रहा हूं। हिंदी की कमेंट्री जब शुरू में हुई थी तो बड़ा ये भी था कि चलेगी नहीं चलेगी, और इतना लंबा सफर आपने तय किया, तो मुश्किलात कैसे कैसे रहे इस सफर में? नहीं, आप सच कह रहे हैं कि लोग मानने को तैयार नहीं थे कि हिंदी भाषा में क्रिकेट की कमेंट्री, एफपीएस सिस्टम का खेल, 22 यार्ड से जो शुरू होता है, फुट पाउंड सेकंड की जहां बात होती है, जो एफपीएस सिस्टम, तो उस सिस्टम के खेल को हिंदी भाषा में इसका क्या काम। लोग मानने को तैयार नहीं थे कि हिंदी में कमेंट्री हो सकती है, लेकिन भारत सरकार ने ये कहा था कि सब जगह कमेंट्री अब होनी है, तो उन्होंने बुलाया लोगों को। तो मैं पहुंच गया खुद। मुझे याद है कि गरीबी के दिन थे, तो निकर पहनकर ही मैं स्टेशन डायरेक्टर के पास पहुंच गया था, ऑल इंडिया रेडियो के पास, कि मैं कमेंट्री करना चाहता हूं और मुझे ज्ञान भी है क्रिकेट का। तो उन्होंने पहले मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उन मुस्कुराए, और उनकी वो टेढ़ी मुस्कुराहट मुझे अभी तक याद है। जी। उन्होंने कहा कि बॉय,
सिंपली गेट आउट। मुझे भगा दिया। इस उम्र में कोई कमेंट्री होती है क्या? मैं 18-19 साल का था, इंजीनियरिंग कॉलेज का विद्यार्थी था। तो मैं वापस चला गया, कोई इज्जत की बात नहीं थी, लड़के थे तो चले आए। लेकिन बाद में शायद कोई मिला नहीं, क्योंकि कोई भी क्रिकेटर भी हिंदी में कमेंट्री करने के लिए तैयार नहीं था। लोग मानने को तैयार नहीं थे कि हिंदी में हो सकती है। फिर वो दिन आ गया जिस दिन क्रिकेट कमेंट्री होनी थी, तो फिर उन्होंने कहा एक पागल लड़का आया था, उसको बुलाते हैं। तो मुझे बुलाया गया। मैंने फिर मुझे कहा कि आज इमेजिनरी कमेंट्री करके बताइए। तो मैंने अंग्रेजी में कमेंट्री करके बताई। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें तो हिंदी में कमेंट्री करनी है, अंग्रेजी में नहीं करनी। आप अच्छी कर रहे हो लेकिन हिंदी में करनी। अब हिंदी में तो मैंने सुनी नहीं थी, जैसे तैसे कोशिश की। मैं काफ़ी हिंदी अच्छी जानता था, पढ़ा था, काफ़ी बड़े बड़े साहित्यकारों का मैंने अध्ययन किया था, तो हिंदी मेरी ठीक ठाक थी। तो मैंने हिंदी में कमेंट्री करके बताई। अच्छी तो नहीं होगी, लेकिन उनको लगा कि ये लड़का काम चला लेगा, दम है। और कमेंट्री का दिन आ गया है तो इसको लगा देते। उन्होंने कहा भाई साहब जरा ध्यान से करना। और अब पहली कमेंट्री की 1968 में मैंने मध्य प्रदेश और राजस्थान का रणजी ट्रॉफी मुकाबला था। अब पहले दिन कमेंट्री की, दूसरे दिन अखबारों में छपा कि ये तो क्रिकेट की हत्या है। किसी ने लिखा कि हिंदी में भी कोई कमेंट्री हो सकती है। तीसरे ने लिखा, अखबारों में बड़े बड़े लेख छपे, तीसरे ने लिखा कि ये जिंदगी भर भी कमेंट्री करें तो नहीं सीख सकते, इनमें प्रतिभा नाम मात्र को नहीं। तो आप समझिए 18-19 साल का लड़का, उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। पिताजी ने कहा कि यार पहले अपने पास पैसा भी नहीं है, गरीबी के दिन है, उसके ऊपर से फिर इतनी आलोचना, नाम भी गया, नामा तो है ही नहीं, नाम भी गया, तो ये तो बड़ा या तो मेहनत करो इस पे। उन्होंने मुझे एक बात बताई जो मैंने जिंदगी का सूत्र बना लिया। उन्होंने कहा कि एक काम करो, अंग्रेजी में सोचना बंद करो। जो व्यवहार क्या कर रहा है, खिलाड़ी किस तरह से बर्ताव कर रहा है, वो हिलडुल कैसे रहा है, इसको हिंदी में सोचो और फिर हिंदी में बोलने की कोशिश करो, अंग्रेजी बोलो ही मत। तो वहां से मेरे जीवन में एक नया अध्याय जुड़ गया। तो मैंने जैसे देखा कोई स्क्वायर कट करता है तो क्या करता है, शॉर्ट गेंद आती है ऑफ स्टंप के बाहर, बल्लेबाज अपने आप को गेंद की लाइन से अलग करता है, स्ट्रोक के लिए जगह बनाता है और स्क्वायर कट कर देता है 4 रन के लिए। तो ये जो मैंने जब सोचा ना, तो इस तरह से जब बोला तो आपको विश्वास नहीं होगा कि मैं भी आश्चर्यचकित रह गया, और आज ये मेरी शैली बन गई। तो मुझे पता नहीं था कि एक शैली बन जाएगी। तो वो शैली आज ऐसी बनी है कि ये 4 रन के मैं बोलता हूँ और लोगों को पता लग जाता है। ये जो लाइन है, ये 4 रन के लिए, ये भारत जब बल्लेबाजी करता है और रेडियो पे जब हम सुनते थे, सबसे सुखद एहसास होता था कि इस बार गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। तो ये तो था सर, ये तो मतलब एक अलग अलग फीलिंग देता था। और फिर शोर आना रेडियो का, वो अलग ही मजा आता था उसको सुनने में। मेरे जहन में एक चीज ये भी आती है कि उस टाइम पे भारत में हॉकी बहुत जबरदस्त था। मतलब हम ओलंपिक्स जीत रहे थे, आई थिंक 70 वाला हारे थे, ब्रॉन्ज आया था, फिर ब्रॉन्ज, फिर गोल्ड 80 में आया था हमें। बट वो एक एरा था जब हॉकी ऐसा था कि बड़ा प्रेम था। और मुश्ताक साहब तो जो है वो पहुंचे थे पटियाला, और उनको जब लेने आ गई थी रोल्स रॉयस, तो बोला कि नहीं खेलूंगा, मैं तो क्रिकेट ही खेलूंगा। तो उस वक्त पे आपने हॉकी की कमेंट्री और जो क्रिकेट की है उसमें कभी सोचा था कि ये करें या ये करें, कुछ ख्याल था? नहीं, देखिए एक बात तो है, मुझे हॉकी का तो इतना ज्ञान नहीं था जी। और केवल नाम कमाने के लिए मैंने कभी नहीं सोचा कि ऐसे विषय को चुनूं जिसका मुझे ज्ञान नहीं है। जी। क्रिकेट का मुझे शुरू से ज्ञान था, दिलचस्पी थी, थोड़ा बहुत क्रिकेट स्कूल के लिए भी खेला था, कॉलेज के ज़माने में भी कुछ क्रिकेट खेला, तो मुझे मालूम था क्रिकेट क्या होता है। तो मैंने हॉकी की तरफ ध्यान नहीं, लेकिन मैं जसदेव सिंह एंड कंपनी, इनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हॉकी कमेंट्री के जरिए एक तो हॉकी के गौरव को बढ़ाया, और दूसरी बात यह कि लोगों को खेलों की तरफ हिंदी कमेंट्री के प्रति जागृत किया। तो एक क्रिकेट कमेंट्री जो लोगों ने सुनना शुरू किया ना, उसका कारण ये भी है कि हॉकी की कमेंट्री से वो इतने गदगद थे लोग कि अंग्रेजी के बजाय हिंदी कमेंट्री ज्यादा सुनने की कोशिश करते थे। तो उन्होंने एक बेस जो होता है ना, एक पृष्ठभूमि हम लोगों के लिए तैयार कर दी, उन्होंने तैयार कर दी। तो ये हमारे लिए उस लीग पर हम आगे बढ़ गए। लेकिन मैंने मौलिक काम ये किया कि हिंदी की शब्दावली बनाई। जी। हिंदी की पूरी शब्दावली मैंने गढ़ी उस समय
क्योंकि शब्दावली मौजूद नहीं थी। कोई बहुत बुद्धिमान तो हम विद्यार्थी थे नहीं, कोई फर्स्ट क्लास आने वाले विद्यार्थी थे नहीं। तो ऐसा भी नहीं अगर कोई करता होता कमेंट्री तो शायद हम उसकी नकल कर लेते, लेकिन चूंकि कोई कमेंट्री नहीं करता था तो हमको नकल करने का मौका नहीं मिला। नकल नहीं करने का मौका मिला तो अकल लगाई, और अकल लगाई तो फिर मौलिक काम हो गया। तो ईश्वर ने ये काम कराया। और मैं समझता हूँ कि उस समय जो शब्दावली मैंने बनाई, जैसे अब कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी लोग कहते हैं ना, मैंने एक जगह बोला कि ये शंका के गलियारे में बोलिंग कर रहे हैं, तो ये लोगों को लगा कि ये तो कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी से भी बेहतर शब्द है। तो ये जो कई मौलिक शब्द है, या 3 स्लिप और एक गली इंतजार कर रहे थे किसी भी कैच को झपटने के लिए, है ना, अनिश्चितताओं से भरा खेल, अनिश्चितताओं। एक ही बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि ये खेल अनिश्चित है, से भरा है। तो इस तरह से अलंकारिक भाषा का इस्तेमाल। और एक बार तो मुझे याद है कि सुनील गावस्कर एक बार खेल रहे थे कोई 84-85 रन पर फिरोज शाह कोटला ग्राउंड पर, और शतक के नज़दीक थे, और मैं कमेंट्री कर रहा था, शाम का वक्त था। तो तब मैंने कहा था कि शाम ढल रही है, मैदान पर खिलाड़ियों की परछाइयां लंबी हो रही हैं, लेकिन भारत का सूरज सनी गावस्कर अपनी पूरी चमक के साथ अभी भी विद्यमान है। तो ये जो है ना, ये एक अलंकारिक भाषा हो गई, और लोग तालियां बजाने लगे। अखबारों में इस बात का जिक्र होता था तब, इतने गुणी लोग थे तब। अब तो क्या है कि ना तो वो बात रह गई है। अब हिंदी में कमेंट्री नहीं होती सर, बातचीत हो रही होती है, और वो भी बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, बोलेंगे तो वो विवाद हो जाएगा वाली बात है। नहीं, मैं तो कहता हूँ कुछ नहीं मिल आप ठीक कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि क्रिकेटर्स मैदान में उतरे, कमेंट्री के मैदान में, क्योंकि उनसे देखिए बहुत सारे फायदे भी होते हैं। एक तो उनको पता रखता है ड्रेसिंग रूम में इस समय क्या हलचल हो रही होगी, अगर कोई विकेट नहीं गिर रहा है तो क्या बात कर रहे होंगे खिलाड़ी आपस में, कप्तान क्या योजना बना रहा होगा। एक स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर रखा गया है और एक फाइन लेग पर रखा गया है, तो वो हमसे पहले बता देते हैं कि अब शॉर्ट पिच गेंद आनी है। ये तमाम चीज़ें वो बेहतर जानते हैं। या अब विकल्प क्या है, अगर विकेट नहीं मिल रहा है तो अब क्या करना चाहिए, तो ये इस बात में वो बेहतर है हमसे। लेकिन मेरा ये भी कहना है कि उनका हम जब स्वागत करते हैं तो हम ये भी चाहते हैं कि वो उस भाषा का भी सम्मान करें जिसमें वो बात कर रहे हैं। देखिए, हिंदी दुनिया भर में, इंग्लैंड में अंग्रेजी सही बोली जाती है, फ्रांस में फ्रेंच सही बोली जाती है, पाकिस्तान में उर्दू सही बोली जाती है, चीन में मैंडारिन सही बोली जाती है, स्पेन में स्पेनिश सही बोली जाती है। भारत ही ऐसा देश है जहां हिंदी गलत बोलकर लोग गर्व अनुभव करते हैं। आपकी भाषा अगर आप गलत बोल रहे हैं तो आपको जिस बात पर शर्म करनी चाहिए उस बात पर आप गर्व करते हैं। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई ये तो क्रिकेटर हैं तो फिर भी हिंदी बोल रहे हैं। अरे भाई, बड़ी मेहरबानी कर रहे हैं, भारत की भाषा आप सही बोल रहे हैं, हम पर मेहरबानी कर रहे हैं क्या? अरे भाई, ये आपका कर्तव्य है। एक बंदा जो बड़ा ट्रेडर, मतलब दुकान चलाता था, उसको अंग्रेजी नहीं आती थी, वो इंग्लैंड गया, मेरी पहचान के थे, और वापस आकर बोला उसने कि यार इंग्लैंड में तो आश्चर्य हो गया, छोटा छोटा बच्चा भी अंग्रेजी बोल रहा है। मैंने कहा तो मुझे बड़ी हंसी आई उसकी मासूमियत पर कि अरे भाई, इंग्लैंड में अंग्रेजी बोलेगा ना। तो भारत में जब लोग ये कहते हैं कि क्रिकेटर होकर भी वो हिंदी बोल रहे हैं तो कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हैं, ये उनका कर्तव्य है। और भारत के लिए एक बात और जो आपने बिल्कुल सही कही कि जब क्रिकेटर कोई बात करता है ना, वो जब कहता है कि क्रिकेट खेली जा रही है, और मैं बोलता हूँ क्रिकेट खेला जा रहा है, तो मेरा बेटा समझेगा कि वो तो नायक है समाज का, वो तो लीडर है, वो इतना लोकप्रिय है, सितारा खिलाड़ी है, वही सही बोल रहा होगा, मेरे पापा गलत बोल रहे होंगे। ये एक जिम्मेदारी की बात उनमें होनी चाहिए। हम कॉरिडोर में अपने वाले कॉरिडोर बोल रहे हैं, हम अभी जो क्रिकेट की भाषा आ रही है, हम बात ही कर रहे थे कि कुछ ऐसे शब्द, जैसे मैं हरियाणा से हूँ, हमारे यहाँ पर भगवान नटराज के बारे में इतना ज्यादा हमें नहीं पता था बचपन में। जब आप बोलते थे कि नटराज की मुद्रा, तो मेरे जहन में आता था कि ये क्या है ये, क्योंकि मैं जब रेडियो पे सुन रहा हूँ तो मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ उस चीज को, क्योंकि पता नहीं है। सो फिर मुझे किताबों में या मैं अपने पिताजी से पूछता हूँ ये क्या, तो वो बताते हैं कि ये चीज, मुझे उस चीज का वहां से पता चला। तो ये स्त्री, आजकल की कमेंट्री जो आप बोल रहे हो, क्रिकेट हो रहा है या फिर पुल्लिंग स्त्रीलिंग ही चेंज हो रहे हैं सर। वो तो होता है, वहां तक भी ठीक है। एक फील्डर जब डाइव करने गया तो वो घायल हो गया थोड़ा,
तो उसका चलने का तरीका लड़खड़ाने लगा। तो हमारे एक विद्वान खिलाड़ी ने कमेंट्री करते हुए कहा कि उनका चाल चलन खराब हो गया बाप रे, है ना, यानी चाल चलन तो चरित्र ही हो गया। चरित्रहीन हो गया उन्होंने दरअसल। उन्होंने सोचा तो ये था कि चाल यानी चलना और चलन यानी तरीका। तो ये सोच, उनको पता नहीं कि चाल चलन जब एक बार में बोलते हैं तो उसका अर्थ उसका बदल अर्थ ही जाता अलग हो जाएगा। है। लोग क्या, दिक्कत क्या है कि साहित्य नहीं पढ़ते हैं लोग, क्योंकि वो पढ़ते हैं केवल रोमन लिपि में, हिंदी पढ़ते हैं रोमन लिपि में, और इसलिए जब साहित्य नहीं पढ़ते हैं तो फिर आपको भाषा के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं रहता है। तो ये एक दिक्कत है। तो एक इस तरह से होना चाहिए कि भाषा को सीखें, उस भाषा का सम्मान करें जिसमें वो बात कर रहे हैं, जिससे उनको पैसा मिल रहा है, तो वो उसका सम्मान करें भाषा का। आप कई खिलाड़ी जो हिंदी कमेंट्री करते हैं ना, मुझे खुद कहते हैं हिंदी भी कोई भाषा है, कैसे भी बोल लो चलेगी। तो मुझे बड़ा दुख होता है, और मैं कहता भी हूँ कि ये आप जो बात कर रहे हैं बड़ी गैर जिम्मेदार बात कर रहे हैं। एक बिंदु से सब अर्थ बदल जाते हैं सर। पांडवों की माता कुंती और बिंदु हटा दो, देख लो क्या बन गया। तो उससे बड़ा क्या होगा। और हिंदी भाषा तो 80-85 करोड़ लोग तो हिंदी भाषी हैं, और फिर मदर टंग बोलते भी है कि मदर टंग है, और फिर उसका ही सम्मान नहीं है, उसको लेकर आपको पता ही नहीं क्या बोले जा रहे हो। तो ये सारी चीजें जब आती है दुख होता है। और टीवी पर हिंदी कमेंट्री आजकल देखना जो है लोगों ने बंद। और अब एक चीज और हो गई सर, हर भाषा में अब कमेंट्री हो रही है। अगर मैं हैदराबाद का खिलाड़ी हूँ और मैं लेजेंड हूँ, तो मैं तेलुगु में कर लूं, क्या दिक्कत है। तेलुगु आ रही होगी आपको, इंग्लिश में कर लूं। जिस चीज में नहीं आ रही उसमें क्यों बैठा रहे हैं। तो वो ब्रॉडकास्टर को लगता है कि बड़े नाम बैठाएंगे तभी होगा, और बल्ले बल्ले करेंगे तभी कमेंट्री चलेगी। तो वो चीज, वो रस नहीं है अब। हाँ नहीं, वो क्या हो रहा है कि एक तो ये अच्छी बात है कि अलग अलग भाषाओं में कमेंट्री हो रही है, तो क्षेत्रीय भाषाओं को महत्व मिल रहा है। मैं तो कहता हूँ कि हर भाषा को महत्व मिलना चाहिए, और जब क्षेत्रीय भाषाओं को भी महत्व मिलने लगता है ना, तो वो क्या होता है, एकजुटता बढ़ती है, लोगों की समझ बढ़ती है, और सबको लगता है कि देश हमारा, हम सबकी भाषाओं का सम्मान हो रहा है। तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन फिर वही बात होती है कि जब आप क्रिकेट, अगर आप खिलाड़ी हो तो फिर अगर तेलुगु में कर रहे हो तो तेलुगु भाषा आपको सही बोलते आना चाहिए। तो मेरी केवल यही शिकायत है कि आप वो, और कई खिलाड़ी, जैसे मुझे याद है कि आप एक बार वीवीएस लक्ष्मण ने खुद मुझे फ़ोन किया कि मैं हिंदी आपसे सीखना चाहता हूँ। हिंदी कमेंट्री कर रहे थे वो, मुझे अच्छा लगा। दक्षिण भारत का इतना बड़ा खिलाड़ी और इतना बड़ा स्टार वो मुझसे कह रहा है। लेकिन जो हिंदी के क्षेत्र के जो खिलाड़ी हैं, जो हिंदी नहीं बोलते हैं, वो ना तो सीखना चाहते हैं, केवल अपनी रोजी रोटी और जिसको कहते हैं ना पैसों की रकम की गर्मी महसूस करना चाहते हैं। तो वो मुझे लगता है कि जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार नहीं है ये। जी। थोड़ा सा मैं आपसे ना कुछ कुरेद के निकलवाना चाहूंगा। आप जब पुराना जब वक्त था उसमें ड्रेसिंग रूम की चर्चाएं और खिलाड़ियों से मिलना आसान रहता होगा। तो ये पुरानी चीजों की अगर बात करूं, मैं थोड़ा सा और भी आपसे भी पहले चला जाता हूं। हमारे विजय जो दो होते थे आपस में, उनकी राइवलरी बड़ी तकड़ी होती थी। विजय हजारे ने आज रेक्टेंगुलर में दोहरा शतक मार दिया तो उन्होंने 248 मार दिया, अगले दिन उन्होंने अगले वीक 250, फिर 309, 358। ये जो चल रहा था वो राइवलरी उस टाइम पर और आज के टाइम पर आप देख, आपके एरा में भी कोई ऐसी राइवलरी रही है दो प्लेयरों की इस तरीके की? नहीं, प्लेयर्स में देखिए राइवलरी तो अब जैसे आप उस जमाने में भी राइवलरी तो हमेशा रही है, और ईर्ष्या जहाँ जहाँ तक मनुष्य है और जहाँ जहाँ ग्लैमर है, जहाँ जहाँ पैसा है और जहाँ जहाँ मानव जन्म है, वहाँ वहाँ ये होता ही, राइवलरी होती है, ईर्ष्या होती ही है, दबे पांव कहीं न कहीं से आई जाती है। अब जैसे मुश्ताक साहब और मर्चेंट साहब का, मुश्ताक साहब ने खुद मुझे बताया था कि मर्चेंट से लोग जलते थे, मुश्ताक से लोग जलते थे, और मर्चेंट को कहा गया कि आप मुश्ताक को रन आउट कर दो। अब मुश्ताक, मर्चेंट ने कहा कि डू यू नो, नहीं, मुश्ताक साहब ने मर्चेंट को कहा कि आई हैव बीन टोल्ड टू रन यू आउट, डू यू नो। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा होगा, लेकिन मुझे मालूम है कि बीइंग ए प्लेयर यू विल नॉट डू इट। तो ये बात जो होती है ना, ये फिर उन्होंने बता भी दिया, रन आउट कराया भी नहीं। दोनों ने शतक लगाया 1936 में। मैं उसी पे आ रहा था। उसके बाद इंग्लिश में एक आर्टिकल आया था, मुझे याद नहीं आ रहा कि मुश्ताक इज पोएट्री देन मर्चेंट को क्या बोला गया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। मुझे लगा शायद आपको याद हो। हाँ, मुझे याद है कि उन्होंने यही कहा था कि ये जब आई हैव बीन टोल्ड टू रन यू आउट,
लेकिन तो मर्चेंट ने कहा कि आई नो यू आर अ प्लेयर, ए ट्रू प्लेयर नेवर कैन डू दैट। एक तो ये रहा, और दूसरी बात ये कि उनको मर्चेंट ने भी कहा, पहले सेंचुरी तो मुश्ताक साहब ने पूरी कर ली थी। पहले भारतीय खिलाड़ी जो इंग्लैंड में सेंचुरी लगाने वाले मुश्ताक, उसके बाद फिर मर्चेंट ने भी सेंचुरी बना ली। 114 वो कह रहे थे कि थोड़ा धीरे धीरे खेलो, सेंचुरी पूरी कर लो। तो लेकिन मुश्ताक साहब की तरह ही खेलते थे। तो ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को लेग साइड में मार देना, उनका हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन, जो वनडे उस समय जब होता ना T20 और वर्ल्ड, तो सीके नायडू और मुश्ताक साहब का तो कोई मुकाबला ही नहीं होता। वो जो चीज थी ना सर, 114 रन की पारी मुझे मर्चेंट साहब की जो थी शायद वो, और कहते थे कि अगर बल्लेबाजी ओपनिंग थी तो उनके लिए था कि आपको आर्ट ऑफ लिविंग है ओपनिंग बल्लेबाजी। उस टाइम पे गेंद को पुराना करना है, चमक उसकी उतारनी है, ये है ओपनर का काम। और ओपनर से मुझे याद आया, आपके बड़े घनिष्ठ मित्र भी हैं, और मुझे लगता है कि क्रिकेट के इतिहास में सबसे लकी प्लेयर वो होंगे, भाग्यशाली, क्योंकि जन्म के बाद जो बच्चा बदल जाए, धोबी के हाथों में चला जाए, वो तो कमाल, मछुआरन के हाथों में, फिर उसके बाद जब डेब्यू हो तो अजीत वाडेकर शायद या चोटिल हो गए थे नेट पे, उनकी जगह पे पैड वो गायक अंशुमन के बांध रहे हैं, बल्ला किसी का है, डेब्यू किया था। नहीं, वो उस मैच में शायद ये खेलते नहीं, जयंती लाल वहां पर जा रहे थे और वो शायद अनफिट हो गए थे ऐसा, फिर ये इनको खिलाया। 4 टेस्ट मैच ही खेले, पहले टेस्ट मैच में मैं डेब्यू रणजी की बात कर रहा हूँ। रणजी में भी डेब्यू बड़ा भाग्यशाली था, और उसमें तो पहले में उनको शायद फिंगर की चोट लगी हुई थी, और फिर उनका डेब्यू हुआ, और लकी इतने थे कि पहली पारी 50 की उसमें कैच छूट गया, दूसरी में 2 कैच छूट गए, फिर शतक मारा गया, और उसके बाद रुके ही नहीं। और वो 1971 की जो बात अब मैं कर रहा हूँ, उसमें बहुत भाग्यशाली भी रहते थे। और बहुत 774 रन बनाए थे एक ही श्रृंखला में, सबसे ज्यादा रन वेस्ट इंडीज के टॉप बॉलर्स उनके सामने बिना हेलमेट पहने, एंडी रॉबर्ट्स, माइकल होल्डिंग, मेलकम मार्शल जैसे खिलाड़ी उनके सामने, और ऐसे खिलाड़ियों के सामने वो खेल रहे थे। कॉलिन क्राफ्ट, 4 पेसर से, आपको एंडी रॉबर्ट्स भी थे, और बेंच स्ट्रेंथ भी वैसी ही बैठी थी उनकी। तो उस समय क्या था कि एक बहुत दिलचस्प कहानी है कि उनकी जो किस्मत देखकर गैरी सोबर्स को लगा कि भाई ये तो बहुत ही किस्मत वाला आदमी है, इसके हर बार वो क्या करते हैं, भारत के ड्रेसिंग रूम में आते थे, गावस्कर का कंधा छूते थे, और फिर जाकर मैदान पे 3 सेंचुरीज उन्होंने लगाई थी। तो बाद में अजीत वाडेकर के ये निगाह से छुपा नहीं रह सका, तो उन्होंने क्या किया कि यार ये तो बार बार आता है और कंधे पे हाथ रखता है और जाकर सेंचुरी ठोक देता है, बोले। और भारत को आखिरी टेस्ट मैच में उनको वेस्ट इंडीज को जीतने के लिए 270 के आसपास कुछ रन बनाने थे, और पूरी पारी बाकी बची थी, पूरा दिन था बाकी, तो लग रहा था कहीं बना नहीं ले, भारत श्रृंखला नहीं जीत पाएगा। तो फिर उन्होंने वाडेकर ने देखा कि सुबह सुबह गैरी सोबर्स फिर आ रहे हैं भारतीय ड्रेसिंग रूम में। उन्होंने कहा कि अजीत वाडेकर का माथा ठनका, उन्होंने कहा वेयर इज सनी, तो उन्होंने कहा वो तो बाथरूम में नहा रहे हैं अभी। तो उन्होंने क्या, बाहर से बंद कर दी कुंडी और ताला लगा के चाबी जेब में रख ली, और उन्होंने कहा कि जब जैसे ही आए गैरी सोबर्स, तो उन्होंने कहा कि सबको मिलाया, विश यू ऑल द बेस्ट, और ये तमाम बातें होती रही। फिर उन्होंने कहा अजीत से कि वेयर इज सनी, बोले वी डू नॉट नो, आई कांट सी हिम। तो वो चले गए। फिर आप देखिए ये जो उनकी बात कितनी सच, आबिद अली की पहली गेंद पर बोल्ड हो गए गैरी सोबर्स, और भारत वो श्रृंखला जीत गया। तो ये हुआ। सनी ने फिर पूछा इससे, वाडेकर ने, तुम भी अजीब बात करते हो, मुझे बंद कर दिया तुमने, अगर वो चाहे तो मेरे से मैदान पर भी जो मेरा कंधा छू सकता है, तुम भी गजब बात करते। बोले नहीं, वो ड्रेसिंग रूम में कंधा छूता है तभी भाग्यशाली रहता है। तो ये भी एक कहानी बड़ी दिलचस्प। जी हाँ, ये बड़ी दिलचस्प कहानी थी, और इसमें हम दिलीप साहब का तो नहीं भूल सकते योगदान 71 वाले में। मतलब उनका लोगों को याद, 728 रन आई थिंक उन्होंने भी मारे थे। शुरुआत तो उन्होंने की थी उस सीरीज में, बेहतरीन दोहरा शतक जड़ के। हाँ, वो 221 रन जो इंग्लैंड में ना, नहीं इसी सीरीज में हाँ, एक डबल सेंचुरी भी थी उनकी। शुरुआत उनसे हुई, फिर सनी तो छा गए भाई, डेब्यू सीरीज उनका, और वो रिकॉर्ड तो शायद ही कोई तोड़ पाया अभी तक तो है। सनी में क्रिकेट इतिहास का उनको सबसे बड़ा ओपनिंग बैट्समैन, क्रिकेट इतिहास का मैं बात कर रहा हूँ, ओपनिंग बैट्समैन, उनके बराबरी का आज तक। और ये मैं नहीं कह रहा, ये तो विव रिचर्ड्स भी, विवियन रिचर्ड्स से एक बार पूछा था कि आर यू द नंबर 1 बैट्समैन, उस समय पूछा था इन द वर्ल्ड, बोले नो आफ्टर सनी।
तो ये बातें ये 1986 में आई थिंक इंडिया में सवाल किसी ने पूछा था ये वाला, हाँ हाँ पार्टी में, तो बोला नहीं नहीं सनी है, क्योंकि मैं तो खेल किसको रहा हूँ, वो किसको खेल रहा है वो देखो। करेक्ट है। वो 1983 का मैंने वो मैच भी किया था जिसमें हाथ से बल्ला छूट गया था मेलकम मार्शल के गेंद पर, और वो मैच भी किया था जब उन्होंने उसको हुक करके फिरोजशाह कोटला ग्राउंड पे सेंचुरी ठोक दी थी। तो वो मैच भी किया था मैंने। जी। तो वो तमाम मैचेस, ये देखिए बड़े खिलाड़ी, बड़े काम, बड़े नाम, तो उन्होंने हमेशा इतिहास रचा। और सबसे बड़ी बात कि आज के खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा उन्होंने प्रस्तुत की। हम बात कर रहे थे सर, तो जैसे शुरुआत जो थी 1950 तक तो ओपनिंग बैट्समैन हमारे पास जबरदस्त रहे, फिर एक लंबा गैप रहा, फिर सनी साहब आए, उसके बाद तो ओपनर हमारे पास आते रहे। तो ये जो सनी साहब से लेके सचिन तेंदुलकर तक का एरा था, इस एरा के बारे में कुछ और बताइए, इंटरेस्टिंग नहीं, चीजें देखिए क्या करें? 1983 में जब भारत जीता ना विश्व कप, उसने पूरे देश में एक नई लहर पैदा कर दी। क्रिकेट लोगों की जान से भी ज्यादा प्यारा होने लगा, एक सैलाब सा आ गया, लोकप्रियता चरम सीमा पर पहुंच गई, बच्चे बच्चे क्रिकेट की तरफ आकर्षित होने लगे। और उसके कारण क्या हुआ कि स्पॉन्सर्स बढ़ गए, टेलीविजन बढ़ गया, स्पॉन्सर्स बढ़ गए, पैसा बढ़ गया, रोजगार के साधन बढ़ गए। तो इसके कारण भी थोड़ा क्रिकेट के प्रति रुझान बढ़ गया। तो इसके कारण कई युवक जो आए ना, जैसे अब कई आपने नाम लिया, जैसे सचिन तेंदुलकर, इतने बड़े खिलाड़ी जिन्हें भगवान ही कहा जाता है क्रिकेट का, युवराज सिंह का नाम लेते, महेंद्र सिंह धोनी, कपिल देव, तो इतने बड़े खिलाड़ी, इतने बड़े ऑलराउंडर। तो कई खिलाड़ी ऐसे जो लगातार आए, दिलीप वेंगसरकर 3 सेंचुरीज उन्होंने लगाई लॉर्ड्स पर। ऐसे भारतीय खिलाड़ी कहाँ आपको मिल सकते हैं? तो ये तमाम ये बड़े कैरेक्टर्स थे। कैरेक्टर्स का बड़ा, लोग कहते हैं कि हमको सितारा संस्कृति नहीं चाहिए, लेकिन सितारा संस्कृति से खेल बढ़ता है जी ये आप सितारों के बगैर रह नहीं सकते। सर, स्पोर्ट्स का प्राइम एग्जांपल, जैसे हमने 83 में वर्ल्ड कप जीत लिया, तो उसके बाद क्रिकेट बहुत जबरदस्त रहा, फिर हम सेमीफाइनल 96 में भी गए, 87 में भी सेमीफाइनल खेला, तो एक उम्मीद हमेशा रही। जैसे हॉकी डूबता चला गया और पिछले 2 ओलंपिक्स में जो हॉकी ने किया है, उसके बाद मैं देखता हूँ मेरा जो क्षेत्र है हरियाणा, उसमें तो हॉकी दोबारा से जीवित हो उठा है। और एक टाइम था जब विजेंद्र ने ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीत लिया, तो मैं देख रहा हूँ कि क्रिकेट स्टेडियम महावीर जो हिसार का है, वहां पे बॉक्सर 400 लाइन में खड़े होकर बॉक्सिंग कर रहे हैं। तो हमें चाहिए एक स्टार चाहिए हर खेल में, और वो होता भी रहा है। क्रिकेट ने हमें हमेशा दिया है, और एक नहीं अब तो भरमार सी हो गई है, मतलब जहां देखो वहां पे आपको क्रिकेट के बड़े स्टार मिलते हैं। कोई ऐसा आपके जहन में खिलाड़ी आ रहा जो बड़ा अनलकी रहा हो? क्योंकि गावस्कर साहब हमने बोला कि बड़े भाग्यशाली थे, कोई ऐसे नाम आ रहे हो उस टाइम के जिनके साथ भाग्य ने साथ ना दिया हो, बहुत ब्रिलियंट प्लेयर रहे हो? नहीं, कई खिलाड़ी ऐसे होते हैं, जैसे मैं केवल सुनील गावस्कर के लिए भाग्यशाली ही कहना नहीं चाहूंगा। नहीं, काबिलियत, हाँ, काबिलियत वो तो तो थी। उनकी एकाग्रता, एक ऋषि और संतों की तरह उनकी एकाग्रता रहती है, और बहुत बढ़िया इंसान। तो ये तमाम चीजें मिलाकर उन्हें एक बड़ा सितारा। विव की एक बात, सॉरी मैं बीच में रोक रहा हूँ कि भूल जाऊंगा मैं। एक बार गावस्कर साहब चौथे नंबर पे बैटिंग करने गए थे वेस्ट इंडीज में ही, और 0 पे 2 हो गए थे। तो गावस्कर साहब ने बोला कि वो साइड से निकलते हो, नो मैटर फ्रेंड, वो स्कोर तो इज 0 ऑलवेज, वेयर यू बैट नो मैटर। वो विविन रिचर्ड्स ने उनको कहा था। तो ये भी एक स्कोर 0 ही रहेगा चाहे बैटिंग कहीं भी करो, आना तो अपने। उनके तो कई किस्से मशहूर हैं। और पाकिस्तान का किस्सा बहुत मशहूर है कि जब वो लाहौर गए थे हम कमेंट्री करने 1982 में, तब एक पार्टी, गायकवाड़ साहब ने, जो हमारे मैनेजर थे, उन्होंने पार्टी दी थी, और बड़े बड़े सितारे आ रहे थे पाकिस्तान के। तो वो एक, अब मैं भी वहीं खड़ा था और गावस्कर साहब खड़े थे और भारतीय टीम के कप्तान थे। तो वहाँ तब एक हल्ला मचा कि वो आ गई, तो पता चले कौन आ गई भाई। तो एक महिला मिडिल एजेड वुमन वहाँ पर आई और उन्होंने परिचय कराया गायकवाड़ साहब ने गावस्कर का कि ये सबसे बड़े हमारे सितारे हैं, सबसे दुनिया के सबसे बड़े ओपनिंग बैट्समैन है, भारत के कप्तान हैं, दुनिया इनकी मुरीद है, आप तो इनके बारे में जानती ही होंगी। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो इनको नहीं जानती, मैं तो इमरान खान और जहीर अब्बास को जानती हूँ। फिर इनसे पूछा कि वो थोड़े छक पकाए, उन्होंने इनसे पूछा कि आप तो इनको जानते ही होंगे ना, ये मल्लिका तरन्नुम नूरजहां है? तो उन्होंने कहा जी नहीं, मैं तो लता मंगेशकर को जानती हूँ। तो ये किस्सा में जिंदगी, देखिए आप विदेशी भूमि पर, तब पाकिस्तान आसान देश नहीं था,
वो दुश्मन देश की श्रेणी में आता था और वहाँ पर संगीनें लगी हुई थी हर तरफ। इतनी इस तरह से आज़ादी के साथ बोलना, इससे पता चलता है कि आपका कद भले ही छोटा हो लेकिन स्वाभिमान के मामले में आपका कद बहुत, आप इस तरह से, अब वो समझ गए थे कि वो आपका अपमान करना चाहती हैं, इसीलिए वो इनका नाम नहीं ले रही थी, इसीलिए उन्होंने तुरंत ही जवाब सही दे दिया। हाथों हाथ निपटाना चाहिए ना, बाद में सोचते रहने से क्या मतलब है। तो ये बातें, और कई अनलकी खिलाड़ियों के बारे में जैसे आप कह रहे हैं ना, तो कई खिलाड़ी जैसे विनोद कांबली भी बड़े खिलाड़ी थे, जब शुरुआत की थी तो लोग उनकी प्रतिभा को तहलका मचा दिया था। हाँ, उनके बराबर ही आंक रहे थे, तेंदुलकर के बराबर ही। लेफ्ट हैंडर थे तो वो लेफ्ट हैंडर का चार्म, शुरुआत जबरदस्त की थी, डबल सेंचुरी लगाई थी। वो जो होता है फैन बॉय टाइप। हाँ, लेकिन वो क्या है, जब आप गंभीरता नहीं रखते ना जिंदगी में, आप केवल प्रतिभा से काम नहीं चलता है क्रिकेट में, क्योंकि ये लंबा खेल है, आपको एकाग्रता रखनी पड़ती है, आपका ध्यान क्रिकेट के प्रति, आपका ध्यान जब अन्य चीजों की तरफ चला जाता है और क्रिकेट के प्रति आपकी गंभीरता कम हो जाती है, तो आप फिर विनोद कांबली बन जाते हैं। विनोद कांबली के एग्जांपल बनने लगे। हाँ, पृथ्वी शो को लेकर भी बोला जा रहा है। ऐसे कई और भी खिलाड़ी होते हैं जिन्होंने क्रिकेट को उतनी गंभीरता से नहीं लिया। तो प्रतिभा के साथ में मेहनत, और साथ में मेहनत के साथ में फिर उसके प्रति आपकी जिम्मेदारी कि आप उसको एकाग्रता के साथ उसी ध्येय की तरफ बढ़ें जहां आप पहुंचना चाहते हो। दुरानी साहब को लेकर भी बोला जाता कि वो भी पब्लिक के लिए खेलते हैं, टीम के लिए नहीं खेलते थे। दुरानी साहब के लिए नहीं, जहां वो लोग छक्का मारेंगे। उस समय क्रिकेट का एक मतलब ये एक क्रिकेट तो खेलते थे, जी हार जीत तो चलती थी, टाइगर पटौदी के साथ खेलते थे वो। दुरानी साहब से मेरा रिश्ता भी बहुत अच्छा रहा है, मैं उनकी कमेंट्री भी की और उनके साथ वक्त भी गुजारा मैंने। और वो जब खेलते थे, उनके जो बम्बई के वानखेड़े स्टेडियम पे था 1972-73 नहीं, ब्रेबोन स्टेडियम, वो मैच भी मैंने किया था जिसपे उन्होंने पब्लिक की डिमांड पर 6 लगाए थे। उस मैच की मैंने कमेंट्री की थी। तो वो जो था कि टाइगर पटौदी से रन नहीं बन रहे थे और दूसरे सिरे पर और लोग हुट करने लगे थे, लेकिन दुरानी को जैसे ही बोलते थे कि वो उनसे पूछा भी था कि आप ऑन डिमांड 6 कैसे मार सकते हो, तो बोलते थे कि नहीं यार, वो किस्मत की बात रहती थी कि उसी जगह पर गेंद आ जाती थी जिधर और वहीं पे उसी जगह स्ट्रोक लगता था। तो लेफ्ट हैंडर थे तो बड़े, बहुत पब्लिक की सिंपैथी बहुत थी, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत सीधे सरल, खूबसूरत प्रतिभा, खूबसूरत और प्रतिभा, अनन्य प्रतिभा। उनसे ज्यादा प्रतिभाशाली ऑलराउंडर्स बहुत कम। उन टाइम के कैप्टन्स के जब मैं इंटरव्यू अब पुराने आर्काइव में निकाल के देखता हूँ तो वो कहते थे कि सलीम दुरानी जैसा प्लेयर जो था उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता था। वैसी प्रतिभा तो थी नहीं किसी के पास भी, पर उनको कंट्रोल में रखना कि ये थोड़ा लंबा खेल जाए, ये थोड़ा लंबा खेल जाए, तो ये बड़ा वो होता था। हिंदी कमेंट्री पे आते हैं सर, क्रिकेट क्योंकि मैं पुरानी चीजें इसलिए लाया कि आपने वो जिया है वगैरह, और हम सौभाग्यशाली हैं जो आज आपके मुंह से वो चीजें सुनी। अब तो बहुत पैसा, बहुत मतलब सब कुछ हो गया है, बट कमेंट्री का स्तर कहाँ जा रहा है? नहीं, कमेंट्री का मैं समझता हूँ कि मुझे शिकायत सिर्फ इसी से रहती है कि लोग हिंदी पढ़ते नहीं, भाषा का सम्मान नहीं करते हैं और सही भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। मैं ये नहीं कहता कि बहुत साहित्यिक भाषा का इस्तेमाल करो, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से सही तो होनी चाहिए ना भाषा। अब मैं ये नहीं कह सकता कि आई इज गोइंग, या ये नहीं कह सकता कि दे इज कमिंग। तो अंग्रेजी में आप कितने भी बड़े इंसान क्यों न हो, लेकिन आप अगर ऐसे बोलोगे तो लोग आपकी छिछालेदार कर देंगे। अंग्रेजी वाले आपको सहन नहीं करेंगे क्योंकि उनको अपनी भाषा से प्यार है। लेकिन हम सब सहन कर रहे हैं। तो मैं तो ये भी कहता हूं कि जो सहन कर रहे हैं ना, उनका अपराध भी कम नहीं है जी। क्योंकि जो ठीक नहीं हो रहा समाज में, उसकी आलोचना होनी चाहिए, उससे सुधरेगी चीजें जब इंगित करोगे कि ये गलत हो रहा है। तो ये मुझे एक लग रहा है। दूसरा क्या है कि हिंदी में अंग्रेजी शब्द बहुत आ रहे हैं। बैक टू द बॉलर प्ले कर दिया, तो कर दिया बोलकर आपने हिंदी पर एहसान कर दिया क्या? तो ये है, अब ये एक भाषा आपको सीखनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि चैनल जो कर रहे हैं, अब विदेशी चैनल हो या कोई से भी चैनल हो, उनको भाषा के सम्मान के प्रति इतना आग्रह तो रहना चाहिए कि भाई उनका वर्कशॉप्स करें, उनको बताएं कि इस तरह की भाषा बोली जानी चाहिए। और ये जो कमेंट्री कला है ना, ये अंदर से आना चाहिए। ये इनको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो वो बात बनती नहीं, नए वाक्य निकलते नहीं है, भावनाओं का इजहार ठीक से होता नहीं है। तो ये एक फर्क पड़ता है कि जो हिंदी में सोच के हिंदी में बात करते हैं, उनकी भावनाएं वैसे उजागर होती। भाषा पे आपका अधिकार है तो आप सही तरीके से बता सकते हैं। अब जैसे मैं महाभारत का जो संजय था ना, उसको दुनिया का पहला कमेंटेटर मानता हूँ, जी क्योंकि आप एक अंधे महाराज को युद्ध का सजीव वर्णन केवल अपने शब्दों से बयान कर रहे हैं, उनको बिल्कुल चित्र दिखा दे रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो लोग भले ही कहें कि जॉन ऑर्लाट पहले थे या ब्रायन जॉनस्टन पहले थे या अलन बेगलवरी पहले, मैं तो कहता हूँ दुनिया का पहला कमेंटेटर महाभारत का संजय था, जो कि अपने अंधे आदमी को अगर आपने चित्र दिखा दिया तो फिर आपसे बड़ा कमेंटेटर कोई नहीं। जी। और हिंदी भाषा के क्रिकेट कमेंटेटर जो हैं पहले, वो हमारे साथ बैठे हुए हैं। आपकी बुक है जो नए युवा लोग होंगे उनके लिए, अगर कमेंट्री कोई, जैसे मेरे जैसे लोग जो हैं उनको मन करता है कमेंट्री की जाए कभी, बुक के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? आपने बुक्स तो बहुत सारी लिखी हैं। नहीं, बहुत सारी किताबें लिखी। एक मेरी ऑटोबायोग्राफी, मेरी आत्मकथा भी लिखी, जिसे साहित्य परिषद का पहला पुरस्कार मिला। जी और इसके अलावा वो मेरी सारी जिंदगी की कहानी है कि कहाँ से एक 15 रुपए महीने के मकान का में रहने वाला मध्यम वर्गीय लड़का एक अंतर्राष्ट्रीय कमेंटेटर बन सकता है, और आज एक बड़ा उद्योग चला रहा है। 150 आदमी आज हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, बेदाग जिंदगी जीते हुए और साथ ही कमेंट्री की कला को जीवित रखते हुए। जी जी कमेंट्री के प्रति जो मोहब्बत है वो कायम है। तो एक वो किताब जो एक तो ये लिखी मैंने, और दूसरी किताब किताब है वो जो काफी लोकप्रिय हो रही है, 60-65 हजार कॉपियां बिक चुकी है। जी। क्रिकेट कमेंट्री एक कला, एक विज्ञान। एक विज्ञान। तो क्रिकेट कमेंट्री के ऊपर छपने वाली दुनिया की पहली किताब है। जी। दुनिया में क्रिकेट कमेंट्री पर किताब ही कहाँ है। और उसका अंग्रेजी वर्जन भी आ गया है कि क्रिकेट कमेंट्री, आर्ट एंड साइंस ऑफ क्रिकेट कमेंट्री। जी तो अलग अलग भाषाओं में, मराठी में भी उसका अनुवाद होने वाला है। जी तो ये विभिन्न भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। तो मैं यही सोचता हूँ कि कमेंट्री के क्षेत्र में कुछ भी नया काम किया जा सके तो वो काम मैं करना चाहता हूँ। अगर मेरा आंकड़ा ठीक हो तो 400 से ज्यादा वनडे, 90 टेस्ट और T20 तो आज भी आप करने जा रहे हैं। हाँ, 500 से 500 से ज्यादा हो गया। T20 और वनडे, जी। 14 विश्व कप, हाँ, 14 T20 विश्व और कप। T20 और 50-50 और 90 से ज्यादा टेस्ट जी। मैच, ये सब किए हैं। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ ये आंकड़ों से संबंध नहीं है। संबंध इस बात से है कि आपने प्रभाव क्या छोड़ा। आपने प्रभाव क्या छोड़ा, और आपका जो एक जिंदगी का फलसफा कितना खूबसूरत है। कितना, हमने तो 96 के वर्ल्ड कप से क्रिकेट देखना शुरू किया सर। वो तो याद ये आता रहता है, है। अब जैसे दो मेरे साथ। 1979 का आपने जिक्र किया जी। था, और गावस्कर ने 221 रन बनाए थे, 438 रन भारत को जीतने के लिए बनाए थे। 1979 जी। की बात है। मैं कमेंट्री कर रहा था ओवल में, ओहो। और उस समय जब 50-60 रन बचे थे ना, तो कई बूढ़े लोगों को मैंने जाते हुए देखा वापस, और मैंने पूछा कि आप वापस क्यों जा रहे हैं, खेल तो इतना दिलचस्प दिलचस्प स्थिति हो में, गया। इतनी रोमांचकारी स्थिति में। तो उन्होंने कहा, वी हैव हार्ट प्रॉब्लम and our doctors have advised us not to undergo such pressures in life। तो मैंने तब ये सोचा कि भारत में जो सुन रहे हैं मुझे, करोड़ों लोग सुन रहे थे। तब टेलीविजन तो था नहीं, 1979 में टेलीविजन था नहीं, तो करोड़ों लोग सुन रहे थे। तो मैंने सोचा भारतीयों की भी यही हालत होगी। तब मैंने वहां से उठाकर कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है। जिनका दिल की बीमारी है, शायद उनके दवाइयाँ डॉक्टर साथ से लेके सलाह दे रहे होंगे कि ये आंखों देखा हाल ना सुने, क्योंकि ये रोमांच उनके दिल को भारी पड़ सकता है। तब मैंने एक ऐसी कंपन भरी आवाज में कहा था, तो वो आज भी लोगों को याद है। हम बोलते हैं सर वो लाइनें अभी भी। हाँ, तो वो कहने का मतलब ये कि इट्स नॉट अबाउट कितने मैचेस आपने किए, सवाल ये है कि आपकी भाषा, आपकी शैली का प्रभाव क्या पड़ा है, लोगों को याद कितना है। लोग कल की बात याद नहीं रखते हैं। आज 46 साल बाद लोग याद रख रहे हैं किसी बात को। तो मैं समझता हूँ कि उन श्रोताओं को नमस्कार करना चाहता हूँ जिन्होंने ये याद रखा है। जी। वैसे तो अथाह सागर है हमारे पास क्रिकेट से जुड़े हुए हर किस्से, हर चीजों का, लेकिन इस आज हम इस समंदर से सिर्फ एक बाल्टी ही ले रहे हैं, और आगे भी हम सीरीज वाइज भी और ईयर वाइज भी, और जो पुराने किस्से रहे हैं उन पर आते रहेंगे। सर, आपसे मुलाकात हुई और इतना सब कुछ जानने को मिला,
उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वादा कर दीजिए सामने कैमरे के कि हम दोबारा आने वाले हैं और भी बहुत सारी चीजें लेकर। नहीं, फिर से आऊंगा मैं, और मुझे अच्छा लगा कि आपसे बात हो रही। तो ये है कि आपको ज्ञान अच्छा है क्रिकेट का, आपने सवाल ऐसे पूछे कि मेरा सर्वश्रेष्ठ आपने निकाल लिया, तो मैं आपको भी शुक्रिया अदा करता हूं, और आप सभी दर्शकों का भी। मैं फिर आऊंगा आपके सामने। आप इतने धैर्य से इतनी देर तक मुझे सुन रहे हैं, धन्यवाद, आभार।